गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने आपको बताया था मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के संप्रत्ति के बारे में बताया, मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में बताया कि मूल्यांकन क्यों किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता विश्वसनीयता। अच्छा मूल्यांकन उस मूल्यांकन को कहेंगे जो विश्वसनीय हो। विश्वसनीय से तात्पर्य है जिसके अंक गुणात्मक दृष्टि से हो या संख्यात्मक दृष्टि से अच्छे आए, कितने ही लोग उसके बारे में पता करें, उसका परिणाम वही आए। किसी भी परिस्थिति में करें उसके परिणाम वही, अर्थात देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस मूल्यांकन को हम विश्वसनीय मूल्यांकन कहते हैं। वैध मतलब वैलिड हो, ऐसे नहीं कि हम अंदाज से ही किसी बालक के बारे में भविष्यवाणी कर दें या उसका मूल्यांकन निर्धारित कर दें, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर हम उसका अंकन करें, उसको हम वैध मूल्यांकन कहेंगे। तीसरी जो बात आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता इसका तात्पर्य है उस मूल्यांकन को हम श्रेष्ठ मूल्यांकन के श्रेणी में मानते हैं जो वस्तुनिष्ठता लिए हुए हो। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है वह मूल्यांकन जिसमें व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, व्यक्ति का अपना सोच, व्यक्ति का अपना कौशल समाहित नहीं हो, उसे हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जो विषय वस्तु हमारी है उस विषय वस्तु पर आधारित जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन को हम वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, आप किसी से पूछ लो, ये वस्तुनिष्ठ है, ये विश्वसनीय है, ये वैध है, एक ही उत्तर आएगा। आज पूछ लो, आज से 20 साल बाद पूछ लेना कि उस सन में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो भी वही उत्तर आएगा। किसी भी देश में पूछ लो, किसी भी परिस्थिति में पूछ लो, उत्तर वही है। अर्थात जिसके उत्तर में व्यक्ति का अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, अर्थात व्यक्तिनिष्ठता उसमें समाहित नहीं हो, उस मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहते हैं या मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता कहते हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन ही है। आप इस बात को गौर करिए, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन अब से पहले बहुत कम प्रयोग किया जाता था। अब जितने भी कंपटीशन हैं सब में इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। जितने भी टर्मिनल टेस्ट आदि आपके होते हैं उनमें हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी आपके अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन सब में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात वह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाएगा। अब है विभेदकारिता। विभेदकारिता से तात्पर्य है उस मूल्यांकन को हम विभेदकारी मूल्यांकन कहेंगे जिसमें भिन्नता हो, विभेद हो। जैसे बालक में संश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, बालक में विश्लेषण करने की क्षमता होना चाहिए, बालक की स्मृति पर आधारित कुछ प्रश्न होने चाहिए, बालक की समझ पर आधारित कुछ प्रश्न होने चाहिए, कुछ प्रायोगिक प्रश्न होने चाहिए। तो इस तरह से जो उसी मूल्यांकन के माध्यम से हमें सही पता चलता है जो विभेदकारी हो। एक जैसा ही ले लिया, मान लीजिए निबंधात्मक 5 प्रश्न दे दिए, उनमें से आपको कह दिया कि 3 प्रश्न करके लाने हैं, विभेदकारिता नहीं है। आपको 3 प्रश्न निबंधात्मक दिए, आपको 5 प्रश्न लघुत्तरात्मक दिए, आपको 5 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक दिए, 5 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ दिए। इस तरह से 4 प्रकार के प्रश्न हमने आपको दिए, यह है विभेदकारिता। उसमें एक प्रश्न हमने प्रायोगिक दे दिया, जैसे किसी की संरचना करवानी है, सचित्र व्याख्या करवानी है या सप्रसंग व्याख्या करवानी है, तो उनमें सारी चीज़ें समाहित हो गई। इससे बालक के अंदर जो समझ है, बालक के अंदर जो कौशल विकसित हुआ है, बालक के अंदर
जो विषय की जानकारी ली है बालक ने, उन सारी चीज़ों का हमें विभेदकारी मूल्यांकन के माध्यम से पता चलेगा। इसलिए अच्छा मूल्यांकन विभेदकारी मूल्यांकन होता है। व्यापकता, वह मूल्यांकन जो व्यापक हो, जो बड़ा हो, जो पूरे कोर्स को समेटे हुए हो, पूरे सिलेबस को समेटे हो, और उसके अतिरिक्त जो व्यवहारिक कार्य विद्यालय और विद्यालय की चार दीवारें हुए हैं, उनमें से भी अनुभवजन्य प्रश्न हम लें। जो प्रश्न हम दे रहे हैं उसमें बालक की समझ पर आधारित भी कुछ प्रश्न लें। जैसे मान लीजिए आप किसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, आपके विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव है, आप शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखिए। देखो यहाँ बालक की समझ पर आधारित है, अर्थात बालक ने उस कक्षा में आकर किन किन चीज़ों को समझा। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में मान लीजिए 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर से हमारा प्रश्न पत्र बनना चाहिए, तभी हम उसको श्रेष्ठ मूल्यांकन की श्रेणी में रखते हैं। यदि उसमें से 15 चैप्टर्स हमने लिए या और कम लिए, तो उसको हम व्यापक मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसलिए हमें चाहिए कि जो प्रश्न पत्र हम तैयार करें वो व्यापकता लिए हो। उसके दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं? जैसे मान लीजिए हमने यूनिट वाइज ले लिया, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से एक एक प्रश्न ले लिया और बालकों से कह दिया कोई 3 करिए, तो बालक सिर्फ 3 यूनिट ही पढ़ेगा। उसे पता है कि मुझे 3 प्रश्न करने हैं और कोई से भी करने, तो 2 यूनिट जो है कक्षा उस पुस्तक की वो नहीं पढ़ेगा। अर्थात उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन काल, महत्वपूर्ण अध्ययन के सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण अध्ययन के टॉपिक्स वो छूट गए। क्यों? क्योंकि जो गाइडलाइन है हमारे सिलेबस की, उसमें मूल्यांकन के दौरान ये बात कही गई है कि कोई 3 प्रश्न करने हैं 5 यूनिट्स में से। अब इसकी जगह ये होना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न लिए जाएंगे, प्रत्येक यूनिट का इतना इतना अंकभार है, मौखिक प्रश्नों का इतना अंकभार है, लिखित प्रश्नों का इतना अंकभार है, प्रायोगिक परीक्षा का इतना अंकभार है, उनमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इतना अंकभार है, लघुत्तरात्मक को इतना है, अति लघुत्तरात्मक को इतना है, निबंधात्मक को इतना है। इन सारी चीज़ों का जब हम अंकभार देंगे तो बालक पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। उद्देश्यों पर आधारित भी आप जैसे ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं ना, तो उसमें उद्देश्यों के आधारित प्रश्न भी ले लीजिए, तो उसमें कौशल भी आ गया, उसमें समझ भी आ गई, उसमें ज्ञान भी आ गया, उसमें रुचि आवृत्ति भी आ गई, सारी चीज़ उसमें सम्मिलित हो गई। तो इस तरह से जो प्रश्न पत्र हम तैयार कर रहे हैं मूल्यांकन के लिए, वो प्रश्न पत्र व्यापकता लिए हुए हो, अर्थात पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हो। उस मूल्यांकन को हम श्रेष्ठ मूल्यांकन कहते हैं। व्यावहारिकता, अगला है व्यावहारिकता। जैसा आपको मैं अभी बता रहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालक की समझ पर आधारित हों। जैसे आप किसी विद्यालय के HM हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, शिक्षा मंत्री के लेटर की जो मैं चर्चा कर रहा था अभी आपसे, ये व्यावहारिकता लिए हुए है। ऐसे प्रश्न भी हमें अपने प्रश्न पत्र में रखने चाहिए, तभी हम सही मूल्यांकन कर पाएंगे। अर्थात बालक के व्यवहार का मूल्यांकन कैसे होगा? जब तक हम प्रश्न पत्र को व्यावहारिक नहीं बनाएंगे, बालक के व्यवहार को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, बालक के कौशल को हम उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, अर्थात मूल्यांकन में व्यावहारिक पक्ष को भी हमें सम्मिलित करना है, जिससे बालक के अंदर जो कौशल विकसित हुए हैं, बालक के अंदर जो समझ पैदा हुई है, बालक का जो परिस्थितियों को अपने भावी जीवन में परिस्थितियों को अपने व्यवहार में ढालने की जो बात है, वो उसमें विकसित हुई कि नहीं। कुल मिलाकर यह है कि बालक के व्यवहार में जो हम वांछित परिवर्तन चाह रहे थे, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन चाह रहे थे, क्या वो हुआ है? इस बात का पता यदि हमें मूल्यांकन से चलता है तो उस मूल्यांकन को हम व्यावहारिक मूल्यांकन कहेंगे। और लास्ट है उपयोगिता। अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता उपयोगिता भी है, अर्थात जो मूल्यांकन हम तैयार कर रहे हैं, बालकों का जो मूल्यांकन लेना चाहते हैं वो उपयोगी हो। उपयोगिता से तात्पर्य है बालक के करिकुलर एक्टिविटीज और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों ही उसमें
सम्मिलित हों, अर्थात जो मूल्यांकन हम ले रहे हैं उस मूल्यांकन के आधार पर हम बालक के बारे में कोई भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कोई भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, बालक के बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बालक किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसलिए हम जो मूल्यांकन तैयार करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस मूल्यांकन में ये सारी बातें सम्मिलित होनी चाहिए, तभी हम एक मूल्यांकन को अच्छा मूल्यांकन कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अच्छे मूल्यांकन की ये 7 विशेषताएं हैं। अब बात आती है कि मूल्यांकन का हमारे जीवन में महत्व क्या है, विद्यालय को उसकी क्यों आवश्यकता हुई। यदि हम मूल्यांकन नहीं करते हैं तो हम बालक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं करते और बालक के फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, बालक किस क्षेत्र में जाएगा इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन का क्या महत्व है। अब पढ़ेंगे अपन मूल्यांकन का महत्व। पहला है प्रदत्त ज्ञान की सीमा का निर्धारण। पहला इसका महत्व है कि जो ज्ञान हमने बालक को दिया है उस ज्ञान की सीमा का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, इसलिए मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। सीमा के निर्धारण से तात्पर्य जो हमने बालक को पढ़ाया है उस चीज को बालक ने सीखा अथवा नहीं सीखा। यदि हम परीक्षा नहीं लेते हैं तो कोई सीमांकन ही नहीं है, बालक कुछ भी उलझुल उत्तर दे देगा, लेकिन हमने उसको एक फिक्स सीमा में बांध दिया, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया कि आपको इस बॉर्डर के अंदर रहना, अर्थात एक सिलेबस के निर्धारित चैप्टर कर दिए कि इन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, इनके अतिरिक्त आपको नहीं पढ़ना। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और बालक को कहते हैं कक्षा 8 में आप हो गए, आप पढ़िए, उसे पता ही नहीं है कि मेरा सिलेबस क्या है, मेरे कौन से सब्जेक्ट हैं, मुझे कौन इनको पढ़ाएगा और किस तरह से मुझे पढ़ना है, इन चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक सीमा निर्धारित कर दी, एक रेंज बना दी कि इस रेंज के अंदर अंदर रहकर आपको पढ़ना है, आपके ये विषय हैं, इन विषयों को इस तरह से पढ़ना है, इनका अंकन इस तरह से होगा, इनमें प्रायोगिक कार्य ये होगा, सारी चीज़ों के लिए हमने सीमांकन कर दिया। इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है कि जो ज्ञान हम बालक को दे रहे हैं या दे दिया उसकी सीमा का निर्धारण करना। दूसरा है वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी। इसका तात्पर्य है पाठ योजना निर्धारित करते समय कक्ष में शिक्षक जाने से पहले उद्देश्यों का निर्धारण करता है। उन उद्देश्यों को हम वांछित शैक्षिक उद्देश्य कह सकते हैं अथवा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कह सकते हैं। उनका निर्धारण हमने कर लिया, अब जो उनकी प्राप्ति हुई या नहीं इस बात का पता हमें किससे चलता है? मूल्यांकन से। हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब है प्रश्न पत्र की रूपरेखा। उसमें मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं। नंबर 1 प्रश्नों के आधार पर, नंबर 2 उद्देश्यों के आधार पर, और नंबर 3 विषय वस्तु पर आधारित।
प्रश्नों के आधार से तात्पर्य प्रश्न हमारे कितने प्रकार के हैं, उन प्रश्नों को हमने कितना कितना अंकभार दिया है और उन प्रश्नों को किस उद्देश्य के लिए कितने प्रश्न निर्धारित किए हैं। तीसरा है जो विषय वस्तु हमने ली है, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, उन चैप्टर्स को किस प्रकार से हमने निर्धारित किया है। इन सारी चीज़ों के निर्धारण के बाद ही हम प्रश्न पत्र का निर्धारण करते हैं और उस प्रश्न पत्र से हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए एक चैप्टर के नहीं बल्कि पूरे विषय के, उनकी प्राप्ति हुई अथवा नहीं। यदि हम एक चैप्टर का मूल्यांकन कर रहे हैं तो एक चैप्टर से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति का हमें पता चल जाएगा। हम यूनिट टेस्ट ले रहे हैं तो पूरे यूनिट के बारे में पता चल जाएगा। हम एनुअल एग्जाम ले रहे हैं तो हमारे पूरे सिलेबस के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई अथवा नहीं इसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी के लिए मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है बालकों की उपलब्धि। की जानकारी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, उसका सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, सारे डायमेंशंस को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। इन सब का बालक में विकास हुआ कि नहीं, अर्थात बालक ने जो उपलब्धि हासिल की है वो किस स्तर पर है, किस लेवल पर है। हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों पर आधारित, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर आधारित, विभिन्न शिक्षण की जो यूनिट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन पर आधारित प्रश्न तैयार करके बालक का मूल्यांकन लेते हैं। कुछ प्रश्न उसमें व्यावहारिक भी होते हैं जो हम निरीक्षण के माध्यम से बालक में देखते हैं, कुछ चीज़ें प्रायोगिक भी उसमें रखते हैं। उन सारी चीज़ों में बालक का जो अचीवमेंट है, बालक की जो उपलब्धि है वो किस प्रकार की है, सामान्य है, बहुत उच्च है या आउटस्टैंडिंग है। इस तरह से हम बालक की सारी उपलब्धियों की जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं, इसलिए मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला अधिगम हेतु प्रेरणा। मूल्यांकन हमें अधिगम हेतु भी प्रेरित करता है, यानी सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब सीखने के लिए कैसे? मान लीजिए किसी बालक ने 95% अंक ले लिए कक्षा 8 में, अब बालक कक्षा 9 में पहुंच गया, वहाँ वो उस 95% अंकों से प्रेरित हो गया 96% लाने के लिए, 97% लाने के, और कुल मिला के 100% तक लाने के लिए। तो वो यहाँ बालक बहुत मेहनत करेगा, वो विभिन्न साहित्य पढ़ेगा, उस पुस्तक की जो संदर्भित और दूसरी पुस्तकें उनको पढ़ेगा, अपने टीचर से विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करेगा, जो चीज़ उसको कंफ्यूज जो जिसमें हो रहा है उसकी जानकारी शिक्षक से लेगा और शिक्षक को कहेगा कि सर मुझे और एक्स्ट्रा कोई नॉलेज देनी हो तो दे दीजिए प्लीज़। तो इस तरह से सीखने के लिए प्रेरित होगा। वो सीखने के लिए प्रेरित किससे होगा? मूल्यांकन के माध्यम से। मूल्यांकन के माध्यम से उसे पता चला कि उसकी स्थिति कक्षा में कैसी है, 95% की है, तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ने के लिए कि मैं अगली बार भी कॉलेज क्लास में अव्वल आऊँ तो और मेहनत करेगा। इस तरह से मूल्यांकन का यहाँ और महत्व बढ़ जाता है जब हम बालक को अधिगम हेतु प्रेरित करने के कारण। अगला पाठ्यक्रम में संशोधन। पाठ्यक्रम में संशोधन की जानकारी। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें बालक समझ नहीं पाता, बालक तो क्या शिक्षक भी नहीं समझ पाता, तो ऐसी स्थिति में ऐसे क्लिष्ट टॉपिक्स को हम सिलेबस से हटाने की सिफारिश करते हैं। आप लोग अभी छोटे हैं, जब आप एग्जामिनर बन जाएंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, किसी स्कूल में पोस्टेड हो जाएंगे, वहाँ आप बोर्ड की क्लासेस जब पढ़ाएंगे तो आपको बोर्ड द्वारा एग्जामिनर बनाया जाएगा
फिर आपके पास कॉपियाँ आएंगी, उन कॉपियों को आप जांच करेंगे। कॉपियों को जांच करने के बाद परीक्षक रिपोर्ट भरनी होती है। उस परीक्षक रिपोर्ट में आपको लिखना है कि आपने 300 कॉपी 500 कॉपी जितनी जांची हैं उन कॉपियों की एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसे एग्जामिनर रिपोर्ट कहते हैं। उस एग्जामिनर रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड को पता चलेगा कि जो प्रश्न थे उनका स्तर कैसा था, उन प्रश्नों पर बालकों की टिप्पणियाँ क्या हैं, जो टॉपिक्स हार्ड थे, बालकों के मानसिक लेवल के नहीं थे, उन्हें हटाकर कौन से टॉपिक्स रखे जाएं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मूल्यांकन से चली। एग्जामिनर ने जो रिपोर्ट बनाई वो किसके माध्यम से बनाई, किस पर आधारित बनाई? विद्यार्थियों की कॉपियों को जांचने के बाद, विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पढ़ने के बाद उनमें देखा गया कि कुछ बहुत सारे जो प्रश्न ऐसे हैं जो व्यवहारिक हैं लेकिन स्कूलों में उसकी सुविधा नहीं, उसके लिए भी एग्जामिनर लिखेगा। और विद्यालयों में सुविधा है लेकिन वो प्रायोगिक प्रश्न नहीं रखे तो उनके लिए भी लिखेगा कि भाई इनको और जोड़ा जाए। तो इस तरह से हम पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं। इसलिए भी हमारा मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया में क्या परिवर्तन करने हैं इस बात का भी पता चलता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, इनका भी पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से चलता है। बात आती है कि शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। परिवर्तन से तात्पर्य है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं होते, उनके लिए शिक्षक या एग्जामिनर मूल्यांकन के आधार पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में लिखेगा कि इन चैप्टर्स को परिवर्तित कर दिया जाए, बदल दिया जाए। साथ ही साथ वो अनुशंसा भी करेगा कि इनकी जगह इन टॉपिक्स को जोड़ा जाए, अर्थात सुधार। इन टॉपिक्स को हटाकर इन टॉपिक्स को जोड़ा जाए, अथवा इन टॉपिक्स के लिए हमारे पास ये सामग्री उपलब्ध है तो इन टॉपिक्स को इस तरह से रखा जाए कि ये संसाधन हमारे यहाँ काम आ जाए। दूसरी बात, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन से तात्पर्य है हम व्याख्यान के माध्यम से क्लास में पढ़ाते हैं, हमारे बालक नहीं सीख पाते, तो यहाँ हमें अपनी शिक्षण व्यू रचना में परिवर्तन करना है। शिक्षण व्यू रचना में परिवर्तन से तात्पर्य है व्याख्यान के माध्यम से बालक नहीं समझ रहे हैं तो हमें पाठ्यपुस्तक विधि अपनानी चाहिए, स्टोरी टेलिंग मेथड अपनाना चाहिए। इनसे भी बालक नहीं समझ रहे तो हमें आधुनिक जो विधियां हैं, मनोवैज्ञानिक विधि जिनको नाम दिया गया है, उन विधियों का प्रयोग करें। कभी प्रयोजना विधि काम में ले रहे हैं, कभी समस्या समाधान विधि काम में ले रहे हैं, कभी सामाजिकृत अध्ययन विधि काम में ले रहे हैं, कभी पर्यवेक्षित अध्ययन विधि ले रहे हैं, कभी दल शिक्षण ले रहे हैं, कभी टीम टीचिंग ले रहे हैं, कभी डिस्कशन ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां अलग अलग बदलकर हम बालकों को जब पढ़ाएंगे तो बालक उसमें बहुत इंटरेस्ट लेंगे। अर्थात जो कठिनाई का स्तर था और उस कठिनाई के स्तर को हमने अपनी शिक्षण व्यू रचना में परिवर्तन करके बदल लिया। यदि हम अपनी शिक्षण व्यू रचना में परिवर्तन नहीं करते हैं तो वो कठिनाइयों की त्यों बनी रहती और बालकों को उसका सामना करना पड़ता। इसलिए मूल्यांकन हमें ये संकेत करता है कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में क्या परिवर्तन, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये हमें पता चलता है मूल्यांकन के माध्यम से। इमेजिन आपने कोई चैप्टर कक्ष में पढ़ाया, उसमें आपने बौद्ध प्रश्न पूछे, बौद्ध प्रश्नों का उत्तर किसी बालक ने नहीं दिया, इसका मतलब आपने जो पढ़ाया वो बालकों की समझ में नहीं आया। तो आप यहाँ क्या करते हैं, उनके लिए रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। उपचारात्मक कैसे? व्याख्यान के माध्यम से या दूसरी शिक्षण विधि के माध्यम से आपने पढ़ाया, वो बालक नहीं सीख पाए, यहाँ आपने उसी चैप्टर को उसी विधि से पढ़ाया लेकिन परिवर्तन ये कर दिया कि उसमें शिक्षण सहायक सामग्री एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब यहाँ दो फायदे हो गए। एक तो बालकों के मस्तिष्क में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन उस सहायक सामग्री को देखकर निकल गया।
उसके माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे जम्मू कश्मीर समस्या को ले लो, तो जम्मू कश्मीर समस्या उत्पन्न क्यों हुई, वहाँ कैसी स्थिति है, धारा 370 कब हटी, धारा 370 कब लगी, 35 से कब हटी, कब लगी, उसके दुष्परिणाम क्या थे, उसके अच्छे परिणाम क्या थे, इन सारी चीज़ों का पता हमें उसके माध्यम से चल जाएगा, तो हमारा शिक्षण ऑटोमेटिकली सरल हो गया। लेकिन हम सहायक सामग्री काम में नहीं ले रहे हैं और व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे बालक नहीं समझ पाए, इसीलिए हमें बहुत प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन हमें यह संकेत देता है, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि जब बालक पढ़ रहा होता है और उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो हमें शिक्षण व्यूह रचना में परिवर्तन तुरंत कर देना चाहिए। इसीलिए शिक्षण व्यूह रचना को लचीला रखना चाहिए। हमारा संविधान लचीला है, क्यों? क्योंकि आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा सिलेबस लचीला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब चाहता है सिलेबस में परिवर्तन कर लेता है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ देता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो समाज उपयोगी नहीं है, जो देश के हित में नहीं है, उन चीज़ों को हटा देता है। तो इस तरह से शिक्षक को भी अपनी व्यूह रचना में परिवर्तन करना होता है, और वो परिवर्तन कर सकता है सिर्फ मूल्यांकन के माध्यम से। मूल्यांकन कई प्रकार का होता है। कक्षा कक्ष के अंदर वो बहुत प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कर सकता है, उसके बाद वो पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कर सकता है, उसके बाद वो मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन कर सकता है, उसके बाद वो गृह कार्य के माध्यम से मूल्यांकन कर सकता है, उसके बाद टर्मिनल टेस्ट के माध्यम से वो कर सकता है, उसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से, फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। कहने का मतलब कितनी सारी परीक्षाएं बालक की हो गई। अब यहाँ सारी परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षक को क्या मिला? शिक्षक को दो चीज़ें मिली। पहली, उसकी संतुष्टि, अगर रिजल्ट अच्छा रहा है तो शिक्षक की यहाँ संतुष्टि हुई। दूसरी चीज़ उसको ये मिली कि बालकों का मेंटल लेवल किस प्रकार का है, किन चीज़ों को बालक समझे, किन चीज़ों को बालक नहीं समझे, कौन सी चीज़ देश हित की थी, कौन सी चीज़ देश हित की नहीं थी, उन चीज़ों को हटा दिया और चीज़ जो वर्तमान युग की, वर्तमान समय की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग जोड़ दी। यह सब बातें हमें कौन बताता है? मूल्यांकन। इसलिए मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमजोर विषयों की जानकारी, आपने अक्सर देखा होगा बालक 3 सब्जेक्ट से बहुत डरता है। वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? नंबर 1 अंग्रेजी, नंबर 2 गणित और नंबर 3 विज्ञान। और बालक पसंद सबसे ज़्यादा किसको करता है? हिंदी, संस्कृत, सामाजिक ज्ञान। लेकिन बालक जितना सरल इन सब्जेक्ट्स को समझ रहा है, ये सब्जेक्ट उतने ही कठिन हैं। आप अपनी मार्कशीट उठा के देख लीजिए सब लोग। आपको जो विषय मैं बता रहा हूँ, इन विषयों में आपकी मार्किंग कम हुई होगी संस्कृत को छोड़ के। हिंदी में और सामाजिक ज्ञान में आप 10वीं की मार्कशीट देखिए, आपके नंबर उतने नहीं होंगे जितना गणित में और विज्ञान में होंगे। हमारे अंदर एक ऐसा फोबिया बना हुआ है, एक भूत बना हुआ है कि ये 3 विषय बहुत ही हार्ड है और इनके लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन यहाँ बात है समझने की। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को समझ गए तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और यदि आपने तीनों सब्जेक्ट को नहीं समझा तो बहुत ही हार्ड आपको लगेंगे। इसलिए मूल्यांकन के माध्यम से हमें पता चलेगा कि बालकों के लिए कौन सी विषय कठोर हैं और कौन सी विषय सरल है। जो कठिन विषय हैं, कठोर विषय हैं, उनको सरल किस प्रकार से बनाया जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी, ऐसी व्यूह रचना शिक्षक तैयार करता है। उस व्यूह रचना के माध्यम से फिर बालकों के अचीवमेंट लेवल को उच्च करता है। अर्थात जो विषय कठिन हैं उन कठिन विषयों के लिए एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत शिक्षक करता है, एक्स्ट्रा मेहनत विद्यार्थी करते हैं और उस विषय को इस तरह से सरल बना दे। लेकिन ये जानकारी हमें देती है मूल्यांकन कि कौन कौन सी विषय कमज़ोर हैं और कौन कौन सी विषय बहुत ही रिच हैं। ठीक है, अगला है छात्रों के वर्गीकरण हेतु, लास्ट है। छात्रों के वर्गीकरण हेतु
वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? बालकों को अलग अलग वर्गों में विभक्त करना, यानी अलग अलग श्रेणियों में बालक को विभक्त करना। अलग अलग श्रेणियों से क्या तात्पर्य है? जैसे तीक्ष्ण बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक और निम्न बुद्धि वाला बालक। इन तीनों कैटेगरी का निर्धारण हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। यदि हमारा मूल्यांकन अच्छा नहीं है तो हम ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। और मूल्यांकन का महत्व इसीलिए है कि हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, जैसे प्रदत्त ज्ञान की सीमा का निर्धारण, वांछित शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी, बालकों की उपलब्धि की जानकारी, अधिगम हेतु प्रेरणा, पाठ्यक्रम में संशोधन की जानकारी, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार, कमजोर विषयों की जानकारी और छात्रों के वर्गीकरण हेतु। अब छात्रों का हमने वर्गीकरण कर दिया कि भाई ये बालक 75% से ऊपर जो बालक मार्क्स लाए हैं उनको डिक्टेशन मिलती है। इसका तात्पर्य है ये बच्चे विशेष योग्यताधारी हैं। 74 से लेकर 60 ये बालक प्रथम श्रेणी हैं। इन दो श्रेणियों को जो रखा गया है वो तीक्ष्ण बुद्धि बालकों में रखा गया है, उच्च श्रेणी में रखा गया है। अब आती है 59 से लेके 45 यानी सेकंड डिवीजन। इन बालकों को हम सामान्य श्रेणी के बालक मानते हैं। और 44 से लेकर 33% जो बालक है वो थर्ड डिवीजन है, अर्थात वो बिलो एवरेज है। यानी बिलो एवरेज का मतलब है सामान्य से निम्न। इस तरह से बालकों को मूल्यांकन के आधार पर हमने इन 3 भागों में बांट दिया। लेकिन अब जो नया ट्रेंड चल रहा है, सीबीएसई ने वो शुरू कर दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी शायद कुछ जल्दी ही करने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है और अखबार या मैगजीन्स में भी पढ़ने में आ रहा है कि ये चीज़ें ख़त्म करके ग्रेडिंग सिस्टम शुरू कर रहा है। जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से आप कोई सा भी कोर्स करिए, आप चाहे बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए, एमए कीजिए, एमएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, एमफिल कीजिए, कुछ भी कोर्स कीजिए, सारे कोर्सेज में आपको प्रतिशत नहीं मिलेगा, ग्रेड मिलेगी ए बी सी डी ई। 7 पॉइंट स्केल होती है ये। 7 पॉइंट स्केल में ये विश्वविद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्केल को रखे। 3 तक भी रख सकता है, 5 तक भी रख सकता है, 7 तक भी रख सकता है, लेकिन 7 से ऊपर हम इसको नहीं रखते। जैसे यूजीसी का 7 पॉइंट स्केल है, उस पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जिसका है वही नेट की परीक्षा दे सकता है, वही कॉलेज एजुकेशन में जा सकता है। ये नियम बना दिया उन्होंने। नियम क्यों बनाया? क्योंकि बिलो एवरेज जो टीचर हैं वो टीचर्स वहाँ पढ़ाने के लिए नहीं पहुँचे, वहाँ क्वालिटी चाहिए, इसलिए उन्होंने क्वालिटी बना ली। कौन सी? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से मतलब अच्छा शैक्षिक रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह से हमारे बालकों के विभाजन के लिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मूल्यांकन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, थैंक यू।